आज हम लोग बहुत दिन से इंतजार था। मैं संजीव जी से बहुत दिन से कह रहा था। उन्होंने हमारे डीओपीटी के 2 या 3 कोर्स को किया है और बहुत सफलतापूर्वक किया है और एम्स में भी हमारा बहुत सा प्रोग्राम करवाया है और वहाँ के डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर लोगों को हम लोगों का डीओपीटी का सर्टिफिकेट हम लोगों ने दिया है। तो उनका स्वागत है और बहुत बिजी लोग हैं ये लोग, अभी कार्यरत हैं, ये नहीं है कि अभी रिटायर्ड हो गए लेकिन इसमें भी ईश्वर की असीम कृपा है कि ये लोग समय निकाल के आते हैं। और अभी बडानी साहब मीटिंग में है, वो बोल रहे हैं कि मैं जरूर आऊंगा और थोड़े देर में, बस 10 मिनट में, 5-10 मिनट में वो भी जुड़ जाएंगे। तो राज अरोड़ा जी, आशीष जी, विनय शुक्ला जी, सबको वेलकम। और हम खान साहब का प्रार्थना से शुरू करेंगे। खान साहब, बहुत आपके प्रार्थना में ताकत है और इतने बड़े बड़े विद्वानों को आप ये प्रार्थना आकर्षित कर लेता है। रामाकांत पांडे जी आप बहुत विद्वान हैं और ये बहुत व्याकुल थे आपका सुनने के लिए। और कुछ इन्होंने कल का इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम हुआ, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, हमने सब लोग हमसे उसका रिकॉर्ड मांग रहे हैं, हमने सबको भेज दिया है। और इसमें कुछ और एडिशन रमाकांत जी करना चाहते हैं। हमने कहा 2 सप्ताह तो हमारा बहुत बिजी शेड्यूल है, सब कोई अपने से बोल रहे हैं, तीसरे सप्ताह के पहले शनिवार को मैं अभी रख देता हूँ। और तो तीसरे सप्ताह में रमाकांत पांडे जी का हम लोग फिर सुनेंगे। ये चाहते हैं कि हम लोग खाली बोले नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करें। तो हर चीज इम्प्लीमेंटेबल है और जितना लोगों को तकलीफ होती है इम्प्लीमेंट करने में, हम लोगों को उतनी तकलीफ शायद नहीं होती है। हमारा ये अनुभव है। और बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हम लोग ईश्वर की कृपा से, क्योंकि हम नहीं करते हैं, भगवान करते हैं, तुरंत कर लेते हैं। तो प्रसाद, ये चंद्रेश्वर खान साहब, क्या प्रार्थना सुन लिया जाए तब तक ये बदानी साहब भी आ जाएंगे और भी लोग आ जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ। ओम नमः शिवाय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणत्र्यंबके अम्बे गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। कर्पूर गौरंग करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं सूर्यारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि। और गुरु वंदना और सरस्वती वंदना को मैं मिला रहा हूँ। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या सुप्रभस्ता वृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदितां सामां पातु सरस्वती भगवती नैषेत जाड्यापः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की वंदना, गुरु का वंदन और सबों का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन के शिव के महीने में जटा कटाह संभ्रमम नृपुल निर्झरी विलोल विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलम ललाट पट्टु पावके किशोर चंद्रशेखरी प्रसिद्ध। हाँ सर, आगे सबको प्रणाम। हाँ सर, ज्वाइन करिए ना, सबको ही आगे। आज सबको ही है, आज आपका है, आज स्पेशल गेस्ट हैं आप। अरे तो आप तो बताए थे सैटरडे के लिए, हम आज मैसेज भी नहीं आया था। नहीं, सबको कोई प्रोग्राम में है। अच्छा, तो प्रोग्राम से फ्री होके आ जाइए। हाँ, ये प्रोग्राम खत्म होता है तो हम ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, हमने लिंकेज आपको भेज दिया है। वो तो अभी भेजा हूँ। ना, कल से भेजा हुआ है। आप चीफ गेस्ट, हाँ कल से भेजा हुआ है, आ जाइए।
डॉक्टर एस.के. मिश्रा आयुष्मान के डायरेक्टर हैं वहाँ पर रांची में। बड़े बहुत अच्छे डॉक्टर हैं एमबीबीएस, वो भी आ रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट में। तो अब प्रसाद साहब का आशीर्वाद बच्चन। प्रसाद साहब, आप अनुमति दें, हमारे मुख्य वक्ता बोलना शुरू करें। आशीर्वाद बच्चन आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट कर लें। हाँ हाँ, अब बोलिए। हाँ, इतने इतने एक महान ऑर्गेनाइजेशन एम्स जैसा ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर डोमेन में सारे हिंदुस्तान में नाम है इसका, और इसकी बराबरी का कोई हॉस्पिटल नहीं है। और वैसे हॉस्पिटल में आप कार्डियक पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो जो पेशेंट्स हैं, खास करके जो बिहार के पेशेंट्स हैं, आप क्योंकि बिहार में ही हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप समय निकालकर अपने दैनिक जीवन से ड्यूटीज के भीतर रहते हुए समय निकाल करके हम लोगों से अपनी ज्ञान की बातें शेयर करते हैं। तो ये हम लोगों पर एक बहुत बड़ा उपकार है। उस उपकार के लिए हम लोग बहुत ही अनुग्रहित हैं। आपको ईश्वर बड़ी लंबी आयु दे और समाज सेवा इसी तरह आप करते रहे। मेरा विश्वास है कि यह खाली नहीं जाएगा, कि आपके जीवन में खुशियों से भर देगा। ये बड़ा काम, इस काम की सराहना ईश्वर के दरबार में भी होगी। तो आप शुरू करें अपनी वार्ता। हम लोग बहुत ही इच्छुक हैं आपकी बातें सुनने का, और उससे हम लोग को जो लाभ मिलेगा उसके लिए पहले ही से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। अब आप अपनी वार्ता शुरू करें। श्री डॉक्टर संजीव कुमार जी। साहब, आपके इस आत्मीय उद्गार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजीव कुमार जी। सर प्रसाद साहब, आपकी इस आत्मीय उद्गार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? आवाज गई या नहीं? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब की भी आवाज आ रही है। प्रसाद साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? डॉक्टर संजीव की आवाज को आ रही है सर? डॉक्टर साहब, जी हाँ, आ रही है। शायद प्रसाद साहब का कोई मोबाइल कनेक्शन आवाज दिक्कत हो। प्रसाद साहब को आवाज आ रही है? प्रसाद साहब को आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। हाँ, ठीक है, आ रही है। ठीक, हाँ, आ रही है। सर, आपके इस आत्मीय उद्गार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, और हमें तो आवाज आ रही है, बिल्कुल। हाँ, आ रही है। हमें बड़ी खुशी होती है आप लोग के साथ बात करने में, आपके इस सेमिनार में आने में। अमिताभ साहब से हमारा बहुत पुराना संबंध है। जब वो वाल्मी एम्स के पास ही हैं, वहाँ थे, और वो भी हमारे यहाँ आके
लेक्चर दिया करते थे अपने विषय पर, हम लोग भी इनके यहाँ ट्रेनिंग में जाते थे। तो इनका जो ये प्रयास है, शुरू से ही ये वैसे कार्यक्रम करते रहे हैं जिससे कि समाज के एक अच्छे तबके को सहायता मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है और अच्छे विमर्श होते हैं। तो आपने जो उत्साह बढ़ाने वाली बात की मेरे बारे में, मैं आप सब लोगों का बहुत साधुवाद देता हूँ। तो आज मैं बता दूं कि मैं पटना एम्स में कार्डियक सर्जरी का प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो वैसे तो कार्डियक के वैसे केस जो कि जिनको की ऑपरेशन की जरूरत होती है, मसलन की बाईपास कराने की या हार्ट वाल्व चेंज करने की या हार्ट में जो छेद होते हैं उनको बंद करने की, लेकिन आज का मेरा जो केंद्रित होगा बात, वो इससे कि प्रिवेंशन हो, वैसी नौबत ही ना आए कि ऑपरेशन या इस तरह की कोई हाई टेक्नोलॉजी वाली ट्रीटमेंट की जरूरत। तो हम सब जानते हैं कि आज मेडिसिन में कार्डियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में काफी प्रगति की, टेक्नोलॉजी का समन्वय हुआ है और नए उपकरणों से बिना ज्यादा चीरफाड़ किए हुए एंजियोप्लास्टी से लेके आईवस, कैल्शियम हटाना, स्टेंट, डबल स्टेंट लगाना, कई तरह के पेसमेकर लगाना, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से बाईपास करना, ये सारी चीजें हो रही। लेकिन जो हम लोग को समझने की जरूरत है कि किन कारणों से हार्ट डिजीज होता है, क्या उसके कारण होते हैं, व्हाट इज द इटियोलॉजी। और अगर हम कारण जान जाएंगे तो उससे अगर बचाव कर लेंगे तो हार्ट डिजीज से उपचार भी हो जाएगा, बचाव भी हो जाएगा। तो हार्ट डिजीज के हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं टेक 5 या 6 प्रमुख कारण है जिसके कारण आदमी को, एडल्ट लोगों को हार्ट डिजीज होता है। हार्ट डिजीज का मतलब होता है, जो बड़े लोगों में है, एडल्ट में हम मान के चलते हैं, एंजाइना या हार्ट अटैक या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है और ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, जिससे बॉडी के हर एक टिश्यू को भोज्य पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ऑक्सीजन मिलता है। तभी बॉडी का हर ऑर्गन और हर टिश्यू काम करता है। उस तरह से हार्ट को पंप करने में के हार्ट के भी मसल्स होते हैं। उस मसल्स को, जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, वहां भी ब्लड सप्लाई जानी है, तभी तो वो काम करेगा, उसे भी न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं, उसे भी ऑक्सीजन मिलनी है। तो वही जो ब्लड सप्लाई जो मायोकार्डियल मसल्स को, हार्ट के विभिन्न पार्ट को सप्लाई करता है, उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं हम लोग। इस कोरोनरी आर्टरी में निरंतर बिना रेसिस्टेंस के ब्लड प्रवाह होना जरूरी है, तभी मायोकार्डियम को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो 3 तरह के मेन आर्टरी होती है। जो हमारे एओर्टा होती है, जहां से ब्लड कोरोनरी आर्टरी लेके हार्ट के मायोकार्डियम को सप्लाई करेगी, वो दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट से निकलती है। तो 2 मेन आर्टरी होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। फिर लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी 2 बड़े भागों में बढ़ जाती है, उसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग बोलते हैं और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बोलते हैं। तो राइट और लेफ्ट के 2 पार्ट, ये मिलके 3, मैंने बताया 3 मेन कोरोनरी आर्टरी होती है। इसमें अगर कहीं ब्लॉक हो जाए या किसी कारण से प्रवाह रुक जाए तो आदमी को एंजाइना होने लगता है, या अगर पूरी तरह प्रवाह रुक जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो फिर हम वापस आते हैं कि क्या किसी भी हार्ट डिजीज होने के लिए क्या प्रमुख कारण होते हैं। इसमें हम वैसे डिजीज को नहीं ले रहे हैं जो कि जन्म से होते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं या रूमेटिक हार्ट डिजीज होते हैं इंडिया में, उसको हम बाद में डील करेंगे। अभी हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, जो कि एडल्ट्स को होते हैं,
तो इसके कारण होते हैं दो प्रमुख डिजीज होते हैं, एक डायबिटीज, एक ब्लड प्रेशर। अगर किसी को डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है तो कोरोनरी आर्टरी में डिजीज होने की संभावना है। तीसरा हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, मतलब कोलेस्ट्रोल की मात्रा, फैट जिसे बोलते हैं, फैट की मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा होगी तो फैट जम जाएगा और अवरुद्ध हो जाएगा। चौथा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग। ये स्मोकिंग जो होती है इसमें भी जो टोबैको होते हैं वो आर्टरी के अंदर के वाल को एथेरोस्क्लेरोटिक बना देती है, मतलब उसको धीरे धीरे डैमेज करती है। तो उसमें भी खून जम जाता है और जाके फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। और यहीं पर हम अल्कोहल की बात करें, काफी लोग बोलते हैं, ये जनरल चीज है कि अरे अल्कोहल तो 1-2 पैक, डॉक्टर भी बोलते हैं लेना चाहिए, 1-2 पैक लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, पूरे विदेशों में लोग लेते हैं। तो ये भावना ये बिल्कुल गलत है। कोलेस्ट्रॉल कभी भी हार्ट के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, कोलेस्ट्रॉल नहीं सॉरी, अल्कोहल अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल मुख्यतः स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के अवयव से बना होता है और इसमें बॉडी में जाने के बाद ये भी डिपॉजिट होता है बॉडी में, और ये जो कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होती है बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट होती है तभी, तो अल्टीमेटली ये बॉडी का फैट बढ़ाता है। और जो ये धारणा है कि विदेशों में लोग पीते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो ऐसा है कि जहां बहुत ठंड होती है, ठंड में जो थ्रोम्बोटिक डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण, उसमें उस ठंड को कॉम्बैट करने के लिए वाइन कुछ लोग पीते हैं। तो जो रेड एयर व्हाइट वाइन होती है उसमें अल्कोहल की मात्रा उतनी नहीं होती है जितनी कि आम जो चलन है, जो शराब की चलन है उसमें होती है। तो वही कोई बहुत ठंडे प्रदेश में लोग पीते हैं तो उनका स्वास्थ्य अदरवाइज अच्छा होता है क्योंकि ठंड को कॉम्बैट करते हैं। तो उसी को लोग लेके मिला लेते हैं कि नहीं 1-2 पैक पीने से तो अच्छा होता है, जो कि कतई भ्रांति है। इस भ्रांति को हमें स्वीकार नहीं करना है। तो हम लोग 4 मुख्य कारण पे आ गए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और अल्कोहल, और 5वां लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल या बहुत ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये होने से भी हार्ट अटैक या हार्ट के आर्टरी सप्लाई कम होने की संभावना होती है। फिजिकल वर्क नहीं करना, सीडेंटरी लाइफ जीना, या फिर कुछ मेंटल स्ट्रेन में हमेशा रहना कोई भी कारण से, तो ये भी एक मुख्य कारण है हार्ट डिजीज का। आजकल इसे अभी हम लोग सब जान रहे हैं कि इधर पोस्ट कोविड एरा में हार्ट अटैक की संख्या बहुत बढ़ गई है, यंग पर्सन्स को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये तो इसके मॉलिक्यूलर रीजन भी हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि संख्या बढ़ गई है तो इसे हम फैक्टर एक्स बोलते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा अभी हम साइंटिफिकली इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर एक्स ऐसा है कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही है। तो ये 5 कारण सबसे ज्यादा है। तो अगर हम ये 5 कारण जान गए, इससे दूर रहने के हम उपाय करें तो हम हार्ट डिजीज के बचाव प्रिवेंशन के रूप में काम करेंगे। तो पहला हमने क्या बताया, डायबिटीज। अगर डायबिटीज हो गया है आपको या हाइपरटेंशन हो गया है तो ये मोर और लेस कुछ अपवाद छोड़ दें तो ये इरिवर्सिबल स्टेट होते हैं। तो इसमें हम अपने डॉक्टर से सलाह लें, और अगर जरूरत है, अगर लाइफस्टाइल से, अगर खाने में कंट्रोल करने से कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो दवाइयां जरूर लें। कभी भी इस भ्रांति में ना रहें कि एक बार दवाई शुरू कर देंगे तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। दवाई एक बार शुरू कर देंगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी। उसको दूसरे तरीके से लें कि अगर हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है तो उसको हमें दूर रखना है, उसको हमें कंट्रोल करना है। और कंट्रोल अगर एक्सरसाइज,
खाने में कंट्रोल करके, लाइफस्टाइल चेंज करके नहीं हो रहा है, योगा करने से नहीं हो रहा है, तो दवाई लेनी है। ये नियम नहीं है कि एक बार शुरू करें तो जिंदगी भर लेना है। नियम यही है कि आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है। अगर किसी भी कारण से कंट्रोल और मेजर से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो दवाइयों से डॉक्टर की सलाह के साथ लेके कंट्रोल करनी। तीसरा हमने बनाया कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध डाइट से है। तो हम लोग सब लोग ये चीज मान के चलें कि हमें जो सैचुरेटेड फैट है वो नहीं लेना है। अनसैचुरेटेड फैट थोड़ी बहुत ले सकते हैं, और सैचुरेटेड फैट ही बाद में जाके हाई डेंसिटी लिपिड बनती है बॉडी में, जो हम ये भी जानते हैं कुछ लिपिड जो होती है, हम कोलेस्ट्रॉल की जांच सब कराते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होती हैं। तो जो बेनिफिशियल होती है वो अनसैचुरेटेड फैट के कारण होती हैं। तो कोई भी चीज तली हुई या भुनी हुई चीजों से हम दूर रहें। जैसे कि आमतौर पर स्नैक्स, हर कोई काम करता है, हर कोई बिजी रहता है, तो इस बीच में रिफ्रेशमेंट या एनर्जी के लिए साधारण चीजें आसानी से जो मिल जाती हैं, जिसमें समोसे होते हैं या तली हुई चीजें होती हैं, पकौड़े होते हैं। ये काम के क्षेत्र में, ऑफिस में या कहीं भी आदमी काम कर रहा है तो ज्यादा खाता है, तो इसको अवॉइड करना है। ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी है, लेकिन बेक्ड चीज खा सकते हैं। और साधारण जो हमारा हिंदुस्तानी खाना है, चावल, दाल, हरी सब्जी, फल, इसको खाना है। और जो हमारी देशी घी है, हम बता रहे हैं कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कैसे बनता है। देसी घी है वो अगर कच्चे में नहीं, इसको हम भूने नहीं, छौंक नहीं लगाएं, या पूड़ियां या पराठे नहीं बनाएं, उसको रोटी में लगा के खाएं या फिर दाल में थोड़ा कच्चा डाल के खाएं, तो ये सैचुरेटेड नहीं होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और कई पेपर्स आ गए हैं कि कुछ फायदेमंद होता है। तो हम कोई चीज तलने के बजाय अगर स्वाद के लिए एक सीमित मात्रा में घी को रोटी में लगा के या दाल में डाल के खाएं, तो ये फायदेमंद होता है। तो इस तरह से हरी साग सब्जियां और ताजे फल खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है। और अगर नॉन वेज है तो नॉन वेज में बताया कि चिकन सबसे अच्छा होता है। चिकन में या किसी भी बर्ड में कोई फैट नहीं होता है, सिर्फ चिकन के लेग पीस में, जो कि कंट्रोरी खाने में सबको अच्छा लगता है, उसी में फैट होता है, बाकी उसे किसी भी पोर्शन में फैट नहीं होता है। तो लेग पीस की मात्रा सीमित रखें। और अंडे में व्हाइट पोर्शन जो होता है वो एल्बुमिन यानी कि प्रोटीन होता है, तो व्हाइट पोर्शन आप स्वादानुसार जितना भी खा सकते हैं, लेकिन जो वो येलो पोर्शन होता है वो कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होता है, तो येलो पोर्शन को ना खाएं। अगर कुछ डायबिटीज नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, यंग है, एज 40 से कम है, तो एक येलो पोर्शन एक दिन भर में खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, व्हाइट जितनी मर्जी खा। तो खाने का मोटा मोटी ये हुआ। फिर चौथे रीजन पर हम आए, वो है कॉज पे, वो है मेंटल या फिजिकल स्ट्रेन। तो ये जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन है, इससे तो हम क्या सब लोग वाकिफ हैं कि इसके दूर रहना है। जिंदगी में सबको अनुभव हो चुका है अब कि हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, जो होना है वही होगा। तो इससे कोई बहुत सारी छोटी पारिवारिक, सामाजिक या पर्सनल बात को लेकर स्ट्रेन में न रहें। खासकर यंगस्टर्स, आजकल यंगस्टर्स जो है, ये जो मैडलिंग क्राउड है, ये जो कंपटीशन है, आगे निकलने की होड़ है, ज्यादा कमाने की, एग्जामिनेशन का भी टेंशन रहता है, पढ़ाई का टेंशन है, ये भी टेंशन होता है कि हमको जिंदगी में कुछ बनना है, नहीं तो हमारे माता पिता क्या कहेंगे, पेरेंट्स के प्रति जवाबदेही, इस सारी चीजों को मिला के बड़ा स्ट्रेन हो जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी स्ट्रेन से जूझ रही है। इससे को अपने को अलग करना है, शांत रहना है और अपना प्रयास जारी रखना है, जिससे कि स्ट्रेस ना हो। उतना ही जरूरत पड़े
तो योगा करना है बीच बीच में, पढ़ाई में या ऑफिस में जो है एक समय निकाल के, और सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना है। यानी कि कभी भी आपको मौका मिले तो एरोबिक एक्सरसाइज कम से कम, जिस स्कूल में बच्चे ड्रिल करते हैं वैसे खुली ताजी हवा में सुबह में या शाम में जब भी मौका मिले जरूर करनी है, कुछ योगा करना है। तो इस तरह से, और धूम्रपान और अल्कोहल को से दूर रहना है। तो इतनी चीजें जो कारण है हार्ट डिजीज के, इससे हम दूर रहेंगे तो हार्ट डिजीज से हम बचते चले जाएंगे। ये टेक 5 जो हमारा आज का मूल मंत्र है यही है। अब अगर आपको इस बीच में कुछ क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम दूसरे बिंदु पर, दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज में कुछ लोग चावल खाने को मना करते हैं और कुछ लोग चावल खाना अलाउड करते हैं, तो आपका क्या राय है? देखिए, ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि चावल खाना है या नहीं खाना है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो चावल और रोटी माने गेहूं में भी कमोबेश उतनी ही होती है, थोड़ा फर्क होता है। मेन है कि हमें हमारी डाइट की प्लानिंग क्या होती है, हमारा टोटल कैलोरी कितना होना चाहिए। एक एवरेज वेट जो 50-55 केजी का आदमी है उसका एवरेज 2000 से 2200 किलो कैलोरी लेनी चाहिए उसको। तो उसके अनुसार से हम मात्रा डिवाइड करें तो थोड़ी मात्रा में चावल मिले, थोड़ी मात्रा में रोटी लें तो उससे कोई फर्क नहीं। आप बहुत ज्यादा चावल हम ले रहे हैं जो कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है उससे एक्सीड कर रहा है, कैलोरी से ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो नुकसानदेह है। आजकल कम कोलेस्ट्रॉल वाली मिलेट्स आई हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, लेकिन सबके अमाउंट आप कंट्रोल रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा डॉक्टर विश्वजीत हैं चंडीगढ़ के, वो बोलते हैं कि आम खूब खाइए, उससे आपका डायबिटीज कम होगा। और यहाँ के हमारे सारे, क्योंकि डायबिटीज भी एक कारण है जैसा आपने बताया हार्ट अटैक का, और हम भी उसके भुक्तभोगी हैं। तो आम लोग मतलब वो कहते हैं कि खूब आम खाइए और सवेर में खाली पेट में 8 बजे के बाद खाइए, आपका शुगर कम हो जाएगा, दवाई कम हो जाएगी और हार्ट अटैक नहीं होगा। और लेकिन हमारे जो फिजिशियन देखते हैं वो बोलते हैं कि आम नहीं खाना चाहिए, बस एक टुकड़ा कभी कभी खा लीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, आम से शुगर बढ़ता है और हमने भी प्रैक्टिकली खा के देखा है, तो आम से शुगर बढ़ा। इसमें आपकी क्या राय है हार्ट अटैक और डायबिटीज में? देखिए, इसको हम इस तरीके से लें, अगर कोई ये कहता है, कुछ भी अपना स्टेटमेंट देता है, उसके कुछ साइंटिफिक एविडेंस हैं, क्योंकि आजकल हमारी मेडिसिन एविडेंस बेस्ड होती है, तब तो उस पर चर्चा हो। लेकिन आमतौर पर जो है, आम में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक जनरल हो गया कि आम में शुगर ज्यादा होती है, इसलिए डायबिटीज वाले को आम अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आम एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ शुगर नहीं और बहुत सारी चीजें फायदेमंद की चीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जैसे कि हाइड्रेशन होते हैं। तो ये सब भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ भी बैलेंस करके रखें कि ज्यादा मात्रा में नहीं लें, सुबह में ठीक है खाली पेट में लें, उस समय शुगर की मात्रा कम होती है, तो ज्यादा मात्रा में ना लें, थोड़ी मात्रा में लें। दूसरी चीज, आम अमूमन पूरे साल नहीं मिलती है। हम लोग जहाँ रहते हैं देश में, ये सीजनल फ्रूट है, एक पर्टिकुलर सीजन में 2 या 2.5 महीने के लिए आती है, उसी में उपलब्ध होती है। तो हम थोड़े बहुत आम भी खाएंगे तो उसी 2.5 महीने में खाएंगे, पूरे साल तो नहीं खाएंगे। तो इस तरह से इसका भी मैं जो बोल रहा हूँ कि कोई साइंटिफिक पहलू नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है कि आम थोड़े समय खाते हैं, इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा आम नहीं खाएं, बहुत ज्यादा स्वाद के चक्कर में ज्यादा नहीं खाएं, तो थोड़े से आम खाएं, 100 ग्राम 150 ग्राम तक, और दिन भर में एक बार खाएं, 1 या 2 बार 100-150 ग्राम तक, और सीजन में ही खाएं तो ठीक है। शुगर बढ़ता तो है, आप दूसरे उपाय करें शुगर कम करने का। इससे आम से कुछ और भी फायदे होते हैं शरीर को जो मिलती है, जो उसमें उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो इतनी हाइड्रेशन होती है
कि शरीर को स्वस्थ रखता है। तो एक बैलेंस की चीज वही मैं बताऊँ, आम खाएं लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में। बहुत अच्छा। अच्छा, डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने डायबिटीज पर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारे रोगियों को ठीक किया है, मरणासन्न रोगियों को भी ठीक किया है, वो मेरठ से आए हैं, उन्होंने किया। आप क्या बोलना चाहते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट, डॉक्टर एस भट्ट, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। नमस्कार सर। हाँ जी जी, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, बिल्कुल आ रही है। और ये बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि सर ने बहुत अच्छी बात करी थी, आम खाना चाहिए, और चूंकि 2.5 महीने आता है ये, तो हाँ जी, बोलिए भट्ट साहब, आपकी आवाज कट रही है। भी पड़ा है। हाँ जी, माइक को नजदीक ले लीजिए। हाँ भट्ट साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा बाहर निकल जाइए, जहाँ भी बैठे हैं वहां से। जहाँ से थोड़ा, हाँ, मुन्ना रानी जी आपका स्वागत है। हाँ बताइए। हाँ भट्ट साहब, थोड़ा बाहर निकल जाइए। मैं ट्रेन में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए नहीं हो रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन आपका हमें स्टेटमेंट मिलता तो ज्यादा अच्छा। आप डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं, मैं तो डायबिटीज के एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो हार्ट का हूँ। सर हाँ, बोलिए बोलिए। जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं ना, ये होती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट बनता है तो शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, और खास करके चीजों के लिए। डॉक्टर विनय कुशवाहा भी बहुत अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर हैं, राजस्थान से, अजमेर से। वो भी आ गए हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग आ गए हैं। अच्छा, भट्ट साहब अभी व्यस्त है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, तो हम लोग फिर सुनेंगे। अभी डॉक्टर संजीव का और डॉक्टर भट्ट जी का भी ओपिनियन लेंगे। उन्होंने भी कई बड़े बड़े रोगियों को ठीक किया है। तो डॉक्टर कुशवाहा जी अजमेर में बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और बहुत नाम है, राजस्थान गवर्नमेंट से बहुत पुरस्कार ले चुके हैं। अच्छा डॉक्टर संजीव साहब, हमको कुछ डॉक्टरों ने बताया कि बहुत दिन तक 15-20 बरस तक शुगर होने के बाद थोड़ा सा क्रेंटाइन बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो शुगर का रूप ले लेता है। ये धीरे धीरे वो किडनी प्रॉब्लम का रूप ले लेता है। थोड़ा सा हमारा टच किया था, 1.2 और समथिंग हो गया था, तो उन्होंने दवा दिया, कंट्रोल किया। अच्छा, इसमें जब क्रेंटाइन बढ़ जाए तो क्या इसमें ड्राई फ्रूट्स हम लोग रोज लेते हैं, जिसमें बादाम तो हमने एकदम बंद कर दिया, अखरोट वगैरह हार्ट के लिए डॉक्टर साहब बोले थे तो वो खाते हैं, तो ये लेना चाहिए या नहीं? अखरोट, अच्छा दाल, पनीर, ये सब चीज को मना किया है, तो ये सब चीज तो हमने सब छोड़ दिया है। इसका शौक भी नहीं है आपको। दूध, दही, ये सब भी कम खाने को बोला है। अब बोले कम खाइए लेकिन जिंदगी भर परहेज रखिए। तो इसमें क्या है, ड्राई फ्रूट्स लेना कि नहीं? अभी हम लोग अब दूसरे विषय की तरफ चले गए। अभी हम लोग अब आपका क्वेश्चन है कि डायबिटीज में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है तो उसमें वो बड़ा रिस्क फैक्टर है किडनी के लिए। तो क्रिएटिनिन अगर बढ़ता है तो ये द्योतक है, ये बताता है कि आपकी किडनी की स्थिति, मान किडनी के कुछ एरिया फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, टिश्यू काम नहीं कर रहे हैं। जितना क्रिएटिनिन ज्यादा होगा इसका मतलब कि किडनी के टिश्यू डैमेज है। तो वैसे में जो आप ड्राई फ्रूट्स का नाम ले रहे हैं, वो ड्राई फ्रूट्स में भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेकिन ऑक्सीडेंट भी किसी में होते हैं, जैसे अखरोट है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यही एडवाइस देते हैं कि आप खाइए लेकिन मात्रा कम,
जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि अगर आपके किडनी की बहुत खराबी नहीं है तो 3 बादाम या 4 अखरोट, थोड़े से काजू, ये सब आप डेली खा सकते हैं, लेकिन इसलिए इसकी मात्रा नहीं बढ़ाएं। जी। तो 3-4 नट्स के पीसेस खाएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अंजीर, अंजीर कैसा होता है? अंजीर पेट अंजीर के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है इसमें। बहुत अच्छा। हाँ सर, अब आगे का कंटिन्यू। और अब किसी को कुछ अब हम हार्ट पे बोलिए। आते हैं, हार्ट पे बोलिए। तो कारण तो हम लोग जाने, अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आज टाइम कम है इसलिए सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अब हम जान लें कि उसके लक्षण क्या होते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर द सिम्टम्स, कि हम एंटिसिपेट कर सकें कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो इसमें 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो होती है पेन, चेस्ट पेन। जनरली सेंट्रल पार्ट ऑफ चेस्ट में पेन शुरू होता है और ये रेडिएट होता है, व्हाट वी कॉल इट रेडिएटिंग पेन। चेस्ट के सेंट्रल पार्ट से शुरू होगा, लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगा शोल्डर तक, लेफ्ट हैंड में जाएगा, उसके भी ऊपर जबड़ों में जा सकता है, नीचे पेट तक आ सकता है। तो ये जो चेस्ट पेन शुरू हुआ और रेडिएट किया, ये एक इंडिकेशन है कि लगता है कि ये हार्ट का पेन है, हार्ट में हो सकता है। दूसरा है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस में तकलीफ। अगर आपको थोड़ी एफर्ट लगने के बाद सांस फूलने लगता है या दम नहीं मिलता है तो ये है। तीसरा है पाल्पिटेशन। आदमी को अपना हार्ट बीट तो पता नहीं चलता है, नॉर्मल सब लोग हैं, लेकिन जब आपका हार्ट बीट पता चलने लगे, तेजी से धड़कने लगे, तो फिर दिमाग में आना चाहिए कि ये भी हार्ट बीट के लक्षण है। और चौथा है फटीग, मतलब बहुत जल्दी थकान हो जाए, या उसको हम लोग सिनकोप बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए बेहोशी। मतलब अचानक वो सीवियर हार्ट ब्लॉक में होता है कि अगर चले अचानक सर चक्कर आने लगेगा और बेहोशी ऐसा होने लगेगा, कई बार गिर भी जाते हैं लोग। लेकिन जैसे ही गिरते हैं, ये 2-4 सेकंड के लिए होता है क्या कि आपके हार्ट के ब्लॉकेज के कारण ब्रेन में सप्लाई नहीं किया, तो चक्कर आने लगेगा, गिर जाएंगे, और जैसे ही गिरेंगे ग्रेविटी से ब्रेन में सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई आ जाएगी, तो फिर पूरा होश आ जाएगा। तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 मेन कार्डिनल साइंस है हार्ट डिजीज के। अगर ऐसा हो तो जरूर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, किसी डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। और जो मेजर इन्वेस्टिगेशन लोग बोलते हैं, वो तो सबसे पहला है ईसीजी। ईसीजी से हम पता लगा लेते हैं ये एक्यूट एमआई हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट अटैक है या नहीं। दूसरा है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम तो सब जगह अवेलेबल नहीं होता है, जो स्पेशलिस्ट सेंटर में ही अवेलेबल होता है डॉक्टरों के पास, लेकिन इमीडिएट ना भी हो तो अगले दिन या जब भी जितनी जल्दी हो सके कॉन्टैक्ट करें कार्डियोलॉजिस्ट से, तो इकोग्राम कर देंगे तो आपके हार्ट का फंक्शन पता चल जाएगा, कितना % हार्ट काम कर रहा है। नॉर्मल आदमी का हार्ट 100% नहीं काम करता है, इसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 50% से ऊपर है, 60% बिल्कुल नॉर्मल है, 50% से ऊपर है तो ठीक है, उससे कम होता है तो जैसे जैसे कम होता है उससे ग्रेडिंग बढ़ती है। अगर 40 to 50 है तो हमें बोलते हैं कि माइल्ड डिसफंक्शन हो गया है, 35 to 40 है तो मॉडरेट हुआ, 35 से कम हुआ तो सीवियर एलवी डिसफंक्शन बोलते हैं। तो अगर हार्ट की स्थिति कमजोर होती है तो इससे पता चलता है। और उसके बाद जरूरी होता है एंजियोग्राफी कराना। अगर दवाइयों से सुविधा नहीं मिले, आराम नहीं मिले, तो एंजियोग्राफी अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो जरूर करनी चाहिए। फिर यहाँ पर लोगों की भ्रांति आती है, लोग अगल बगल बहुत सलाह, आजकल तो सलाह सब देते हैं, बोलते हैं एंजियोग्राफी मत कराना, नहीं तो कुछ निकल जाएगा, कुछ ब्लॉकेज निकल जाएगा मतलब। तो मेरा कहना है कि अगर आप एंजियोग्राफी नहीं करेंगे तो ब्लॉकेज होगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं ना, इसका उल्टा लीजिए, अगर ब्लॉकेज होगा तो एंजियोग्राफी में निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो अगर डॉक्टर बोलते हैं तो एंजियोग्राफी करानी चाहिए। थोड़ी आजकल कष्ट नहीं होती है, हाथों से होती है। एंजियोग्राफी अगर हो गई तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं और हमें क्या ट्रीटमेंट करानी है, दवाई पर ही रहनी है, या अगर ब्लॉकेज 1 या 2 आर्टरी में है तो एंजियोप्लास्टी करनी है, स्टेंट लगाना है, या 2 से ज्यादा आर्टरी में, 3 आर्टरी में है या उससे ज्यादा है तो बाईपास सर्जरी करनी है। ये कि डॉक्टर साहब, कुछ लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग ही बोलते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना वीडियो में अपना इस पे वक्तव्य दिया था कि एंजियोग्राफी मेरा 2 बार हो चुका है, तो एंजियोग्राफी में क्या होता है कि वो जो नीडल भीतर हाथ के थ्रू अंदर जाता है,
हाइट में जाता है तो कहीं कहीं पे वो होल्ड कर देता है और कहीं कहीं पे नुकसान करता है। तो मतलब ये लोग बोलते हैं कि एंजियोग्राफी कराने से बाद में बहुत दिक्कत होता है। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है। इसमें अच्छा। कहीं भी कोई एविडेंस नहीं है और ऐसा होता नहीं है। एंजियोग्राफी में आपने बोला वो डाई कंट्रास्ट डालते हैं, हाँ। उसी की बात कर रहे हैं, कंट्रास्ट डालते हैं। तो कंटेंट भीतर जो वो जो सुई जाता है, जो सबका फोटो कैथेटर डालते हैं। हाँ, वो डालते हैं भीतर से और उसको हिला के चारों तरफ घुमाते हैं और उसका फोटो उसमें आता है। तो हाँ। उससे ना जहां जहां ये निगल जाता है वहां पे सारे मतलब ऑर्गन को छेद करता है, तो उससे मतलब भीतर में नुकसान होता है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, कैथेटर होता है जो पहले पैर के जो आर्टरी होती थी उससे करते थे, अब हाथ से ही करते हैं, इसलिए मरीज ज्यादा तकलीफ होती है। तो वो तो आर्टरी के थ्रू जाता है, किसी और ऑर्गन में नहीं जाता है। और अच्छा, हम सब जानते हैं कि आर्टरी हार्ट में ही खुलती है, हार्ट से ही ब्लड आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होती है, तो हार्ट में जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हार्ट के मायोकार्डियम के जो आर्टरी होते हैं, कोरोनरी आर्टरी, उसके मुहाने पर, मतलब उसके माउथ पे चली जाती हैं और फिर बाहर से कंट्रास्ट डालते हैं। कंट्रास्ट डालते हैं मतलब कि जो ब्लड का कलर है उसमें कंट्रास्ट मिला दिया, तो जब हम फोटो लेंगे तो वो नजर आएगा, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। तो उसमें अंदर कुछ ज्यादा घुमाना नहीं होता है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं होती। जो हाथ से जो डाला उसमें जो दर्द होती है, जो इंजेक्शन की दर्द होती है, वही होता है। और कभी कभी प्रॉब्लम होते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं। और अंदर में जो कंट्रास्ट हुआ उससे हार्ट को नुकसान नहीं होता है। वो कंट्रास्ट ऐसी चीज है कि वो किडनी पर खराबी करता है। अगर किसी का किडनी खराब है, क्रिएटिनिन जैसे आपने बात किया, क्रिएटिनिन 2 या 2 से ज्यादा होता है, तो उसको आप देखेंगे कि डॉक्टर, हम लोग मना करते हैं कि अभी तुम मत कराओ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। अगर इमरजेंसी है तो कराओ, ऐसे नहीं कराओ। क्यों? क्योंकि वो किडनी पर प्रभाव डालेगा, आपकी किडनी पहले से थोड़ी खराब है, इसलिए हार्ट पर वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचता है एंजियोप्लास्टी कराने। हाँ, आगे सर। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, हमने ट्रीटमेंट के लिए बता दिया। इसलिए आजकल डॉक्टर वासविक कीरो उन्होंने एक एथनो मेडिसिन पर बहुत रिसर्च किया है। सिंगापुर गई थी अभी, भारत सरकार ने उनको बहुत महत्व दिया, वो भी आ गई हैं। एथनिक कीरो, you are welcomed also and in this group also, and we'll be listening your comment also after our chief speakers this speech. Okay, welcome Dr. Bashwi Kiro. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Prasad Saab. Very good evening, everyone. Thank you. Welcome, warm welcome. वेलकम मैडम, वेलकम। हाँ, चलिए सर। मैडम को अपना कुछ इनपुट देने दीजिए। आई वुड लाइक सम इनपुट्स फ्रॉम मैडम। मैडम ने इतना अच्छा काम किया है और रिसर्च में भी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ उनका इनपुट मिल जाए। बाशवी मैडम, Dr. Sanjeev wants your introduction. Brief introduction, in short, you please give input ये a short of research you had done and how you have got success. So within 2 minutes, please explain. Dr. Sanjeev wants to. इन्होंने सिंगापुर में जो रिसर्च किया है थोड़ा उसके बारे में बता दें कि बता दें। और फिर ये हमारे यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर आ गए, एलोपैथिक भी आ गए हैं। तो डॉक्टर बाशवी कीरो, Dr. Sanjeev wants to listen. He is at head of department, cardio department. Okay, Dr. Bashi Kiro. Okay. Thank you very much. Thanks a lot, and it's good that you want to know about me. Actually, Dr. Sanjeev, he wants my input. So my request is Dr. Amitabh Prasad Sahab, he contacted me and I got a little delayed. That is why my lecture is scheduled for next Sunday. My introduction is, I am Dr. Vasvi Kiro and I am a women scientist and working on ethnomedicine homeopathy. Homeopathy is a tribal word. And scientifically, it's called ethnomedicine, ethnobotany. And I am an executive committee member of Society of Ethnobotanists, Lucknow.
Dr. Anil Goyal and other many scientists are there around the world. I was not in Singapore, Prasad Sahab. I was in Switzerland, Geneva, last year. Switzerland, Geneva, and it was a global summit. It was a global summit on indigenous people, and we were talking about loss of biodiversity, ethnobotany, ethnomedicine, and people were there from Amazon, from Brazil, from Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Colombia. So around the world, about in 90 countries, there are indigenous people. They are living around the world. We were together, and because of climate change and global warming, this loss of biodiversity, food system, indigenous system of knowledge and food, it's getting collapsed and disturbed because of global warming. I'm working on ethnomedicine, but particularly I am looking after this malnutrition, anemia, and malaria in tribal India. I am focusing our 400 tribal healers are there. They are member of our association, and they are making medicines for heart also. And today we are focusing on heart problem. So there is a very good Terminalia Arjuna, this Arjun Chal, na? So, particularly, in homeopathy, in ethnomedicine, is basically a lifestyle. It is a lifestyle. Our philosophy is very different. We are close to nature. We love nature. We live with nature. And we respect nature. We worship trees, water, hills, forests. And our life is quite different, and our food system is quite different. So in our tribal community, we don't have much heart problem, but you can use Arjun this bark. It's very useful, and we make medicines, but we need little medical reports and use this टेस्ट रिपोर्ट्स ना जांच मेडिकल रिपोर्ट्स भी नीड हम लोग को भी मेडिकल रिपोर्ट्स हम लोग भी देखते हैं सो नेक्स्ट संडे आई विल प्रेजेंट माय पेपर एंड आई विल स्पीक एज Prasad Sahab. He has scheduled my lecture for next Saturday, and it's good to hear Dr. Sanjeev. Thank you very much. Welcome. So welcome. nice. So nice of you, ma'am. Yeah. So she used to treat people from this ethnomedicine, from leaves and trees, and naturally they used to make this treatment. And Prasad Sahab has raised the hand. So let us listen to his question also. और हम लोग फिर संजीव साहब की भी बात पूरी सुन लेंगे क्योंकि 8 बज गया है. तो प्रसाद साहब आप क्या पूछना चाह रहे थे कि पूछिए. आपका माइक अनम्यूट कर लें. प्रसाद साहब माइक अनम्यूट कर लें. Homeopathic Dr. Avinash Prasad from Kolkata, you can also give your input also. मनोज कुमार सिंह जी, आप एडिशनल डायरेक्टर हैं. हमने प्रचार कर दिया है पीएनटी के इन्वेस्टमेंट का. हम लोग एक सेशन रखेंगे पोस्ट ऑफिस में कैसे इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है, इस पर सुनेंगे. मनोज कुमार सिंह जी वेलकम, वार्म वेलकम मनोज कुमार सिंह जी. हाँ प्रसाद साहब पूछिए. प्रसाद साहब पूछिए. आपका माइक अनम्यूट कर लें. माइक अनम्यूट कर लें. आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ थैंक यू डॉक्टर साहब. दो तीन सवाल है. एक तो प्योरली एजुकेटिव है. आई हैड हर्ड समवन से कि पैरों में जो काफ है that works with a second heart. इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें. एक देखिए दूसरा है कि मैंने ये भी सुना है कि टेम्पररी रिलीफ इन केस ऑफ पेन कैन बी पॉसिबल विद सॉर्बिट्रेट. वो दूसरा है. एक और सवाल पूछना है कि आपने कहा एंजियोग्राफी विल टेल यू द स्टेटस ऑफ
coronary artery. The coronary artery. So is angiography the only way in which you will know the condition, or is there some other way also? One can have at least an idea of possible blockage. Instrumental symptomatic. Yes. तो I go reverse. पहले मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब दूं कि एंजियोग्राफी is the only direct method or direct investigation to know the status of the coronary arteries in this one. But there are some, as you said, you have an idea. There are some indirect methods by which we can have idea about possible blockage. So latest is the CT coronary artery. CT scan coronary, which has come recently 5 years back, in which as CT scan is done, we will do the CT scan of the heart, coronary arteries, by just pushing, by just injecting a dye. We don't need to introduce catheter as we were discussing earlier. So that can give you a better idea whether there is calcification or blockage in the artery or not. But this is not direct. This is indirect, and on this only we cannot plan whether we have to do angioplasty or bypass surgery, or we have to do medication only. So if you get some indication, then you have to do angiogram. And by other clinical methods like TMT, we said, if you do TMT, we do stress echo, then we can have some idea, oh, this is not normal. That means there must be some blockage. But the direct evidence is only through angiogram. Second question, you did ask about the sorbate rate. Yes, low dose sorbate, that is 5 milligram of sorbate rate, if you keep beneath the tongue, that is sublingually, and it dissolves there, it causes some vasodilatation of coronary arteries. That means coronary arteries are dilated. So the blood flow is restored and immediate chest pain is relieved. This is the right perception and right statement. First question was? I beg your pardon. First question was? First question was about the angio. You explained it, that there is an alternative, but then it's not indirect. Yeah, okay. That's all right. Okay. Other will be something very personal. If you permit me, then I will share that. This is very specific, which has forced me to adopt a sedentary life. I had herpes in my left leg. After that, the surface doesn't allow me to take a walk in the morning or take care of my lifestyle, in the sense that I have to perforce become a sedentary lifestyle. I have. So how to go about it? Can I do cycling? Cycling, the homes at the home, by a cycle, the exerciser. Oh, I could not hear. Exercisers. I could not hear exercise the complete. Oh, if you are talking about you are restricted due to the herpes. My herpes has forced me to adopt a sedentary life. Yes, because if I walk, there is a pain. So how do I give exercise to my legs? That's the problem. This is difficult. Situation is difficult. You have to take advice from some physiotherapist or PMR physiotherapy. I have been taking physiotherapy for last several years. It doesn't help. Because herpes is another problem. It's a problem in itself. So yes, it's very difficult. You have to manage yourself, and you have to
prepare yourself, and day by day you have to assess whether I can walk little more within an hour, little more without pain or not. Okay. It's a difficult question, sir. Exerciser cycling will be. Exerciser cycling will. No. Cycling is also That's good. not it. Cycling will do. Yeah. One question you At have asked home. about the second heart. You said Yes. second heart in the leg. Because I find that my left leg's calf is becoming muscles are. Why it is called second heart? Because in leg there are strong muscles of the body, like gastrocnemius and soleus in the leg below knee. So these are the strongest muscles of the body and has abundance of iron in this. So what we call it pumps. When muscles contract, it pumps and it throws the blood return, venous return to the heart. It increases. So if the heart muscles become weak, what we call it cardiomyopathy, then by some artificial pumping method, we attach a pump-like machine to the calf muscles, like we do in measuring for blood pressure, and pump it, so that the gastrocnemius and soleus muscles start pumping more, and venous blood return is increased to the heart, and it is assumed that it will increase the heart function. So that is, by understanding it, said, it has increased the heart muscles function, so it is the second heart of the body. Not like they can automatically. Yeah. Is it part of physiotherapy? It's a part of physiotherapy, you can say, yeah. It's a part of physiotherapy. The machine is that it is attached, but it is not beneficial for everybody whose heart function is normal. It is only beneficial when heart function is not normal. What I have told about the ejection fraction. If ejection fraction is less than 40, then it should be done. If it is 50 or above, then no need of doing this. Thank you so much. Or somebody is bedridden. If the patient is in ICU or in the bed for prolonged period, then this will happen. Thank you so much. Okay, Amitabh ji, it's already more than 8 o'clock. Can we call it a day? Okay, but हम लोग की क्वेश्चन पूरी नहीं हुई है, तो I will request you to please take one more session, so that Sure. Because we are aged people also, so many aged people are there, and there are so many questions also to be asked from experts who is working. So we are lucky that we got working, and we are missing Badani Sahab also. One more Dr. Kushwaha from Ajmer. आप कुछ बोलना चाहेंगे अजमेर से? कुशवाहा साहब हैदराबाद। बदानी सर और हम एक ही मीटिंग में थे। अच्छा, तो ठीक है। तो हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली, और वैसे तो हमने बहुत सारा आपका सेशन लिया, लेकिन अब समय है जिसमें आपके कंसेंट के, आपके अनुभव की जरूरत हम लोगों को है। तो एक दो सेशन और हम आपका लेना चाहेंगे, प्लीज टाइम दीजिएगा। श्योर। हम दो चीज और बताना चाहते, अगली सेशन में लेंगे। एक तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताएंगे, किस डिजीज में क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और दूसरी किसकी पोस्ट कार्डियक सर्जरी, जिसकी कार्डियक सर्जरी हो गई है, उसको अपना लाइफ कैसे जल्दी से जल्दी बेटरमेंट करना है, मतलब पोस्ट कार्डियक सर्जरी रिहेबिलिटेशन कैसे होनी चाहिए। बहुत अच्छा सर, बहुत जल्दी। गर्म पानी का क्या असर होता है? गर्म पानी पीने का? गर्म पानी कहाँ का? मान लीजिए यदि गर्म पानी पीते हैं तो वो ठीक है कि खराब है? नहीं, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। गर्म और ठंडा से सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पेट में जाने के बाद चाहे आप गर्म पिए चाहे ठंडा पिए, उसकी टेम्परेचर एक ही हो जाती है, सिमिलर टेम्परेचर। अच्छा, तो फिर ये लोग फ्रिज का पानी पीने को मना क्यों करते हैं? मना इसलिए करते हैं कि टेम्परेचर, इसलिए मना करते हैं कि उसका लोकल, जैसे हमने ठंडा पानी मुंह में डाला ना, तो जो हमारा ये जो फूड पाइप है, जो इसोफेगस, इसमें थोड़ी देर तक वो जो रहता है,
तो अगल बगल के टिश्यू को वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इम्यूनोलॉजिकली वहां कम हो जाएगा और बैक्टीरिया इन्फेक्शन अटैक ज्यादा कर सकता है। बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उस टिश्यू को अटैक करने में, तो सोर थ्रोट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज पेट में जाने के बाद वो गर्म और ठंडा दोनों बराबर हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए पूछा डॉक्टर साहब कि लोग बोलते हैं कि सोने से पहले थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, उसका तो उसका आपको जो मर जाए, कोई बताने वाला मिलेगा नहीं। साइंटिफिक रीजन मैं बताता हूँ क्यों बोलते हैं सर। अगर हम कोई दवाई खा रहे हैं तो दवाई ब्लड के थ्रू ही जाती है टारगेट ऑर्गन पे। तो अगर मान लीजिए कि सोर थ्रोट के कारण या लैरिंक्स में या फेरिंक्स में यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हम विटामिन सी खाते हैं या एंटीबायोटिक खाते हैं, तो अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो यहाँ की वैस्कुलेटरी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा ब्लड जाएगा, तो दवाई अगर बॉडी में तो भी ज्यादा मात्रा में जाएगी तो जल्दी ठीक होगा। यही एक इसका साइंटिफिक रीजन है। अदरवाइज पेट में जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। और घाटा नहीं, यही ना जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, चंद्रेश्वर खान साहब अपना ब्लेसिंग वर्ड्स बोल दीजिए। एकदम आप हाँ। डॉक्टर संजीव, जी सर। भगवान की साक्षात कृपा है कि आप लोगों को संजीवनी दे रहे हैं। क्या बात है। दिल सबको प्यारा, एकदम संजीवनी, दिल सबको प्यारा, जो दिल को छुए वो दिलदार होता है, और उन पर भगवान की विशेष अनुकंपा और कृपा होती है। आप जैसे लोग इसी तरह से धन्य रहें और लोगों को धन्यता, आरोग्यता प्रदान करते रहें। आपके जैसे विद्वान को हमने जो सुनते हुए देखा, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि इतना भारी विद्वान इतनी सारी चीजों को जानता है और तो पर भी सुन रहा है और संतोष दे रहा है। एक ज्ञान, न सिर्फ ज्ञान दे रहा है, न सिर्फ विज्ञान दे रहा है, बल्कि जान दे रहा है। आप जानदार बने रहें, शानदार बने रहें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। मंगलम भवतु, कि आप मंगल में रहेंगे तो उसी में हम लोगों का मंगल छुपा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। I am overwhelmed. I am overwhelmed with your blessing, sir. परिवार के लिए बहुत ही अनुग्रहित, बड़ी कृपा की। और फिर हम लोग दो सेशन आपने जो प्रॉमिस किया वो भी सुनेंगे। और हमारे ग्रुप में आज बहुत सारे डॉक्टर आए, सभी को सुनेंगे और अपने आगे के जीवन को कैसे बिताएं इसमें आपका गाइडलाइंस लेंगे। शनिवार को इन्वेस्टमेंट का समय है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक बंबई से, गोवा से एक स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट जुड़े हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से हम लोगों को गाइड करने के प्रॉमिस किया है कि हम अपने पैसा को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कैसे इन्वेस्ट करें, ये सुनेंगे। और डॉक्टर साहब का फिर एक डेट रखेंगे, आप आइएगा। और बहुत अच्छा जानकारी मिला। और भीतर में जो प्रश्न दबे हुए थे, क्योंकि अब तो थोड़ा सा कुछ हम लोग को पकड़ लिया है, तो सावधानी से जीना है। और लाइफ जितना है तो उतना जीना है, तो ज्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। तो मतलब सावधानी से और आप लोगों के प्रिकॉशनरी स्टेप से हम लोग आगे का जीवन बिता सकें और आप लोग का गाइडलाइन मिलता रहे। आप लोग को भगवान लंबा उम्र दे और बहुत अच्छा जिंदगी दे और खुशी दे। जैसे आप लोग हम लोग की जिंदगी बचाते हैं, भगवान आपकी जिंदगी बचाए। इसी शुभकामना के साथ फिर शनिवार रविवार को मिलेंगे। आज का भी वेबिनार एक अनूठा हुआ। विनय जी, आप जल्दी से इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे।
वास्तविक हीरो को हम लोग अगले रविवार को सुनेंगे, और उसमें पत्तियों से, पेड़ पौधों से हम अपना कैसे इलाज करेंगे ये भी सुनेंगे। और उसमें भी हम चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब, MBBS डॉक्टर लोग भी आए, और आयुर्वेद, मेडिसिन, और ये हेमोपैथिक और एलोपैथिक, ये सब से कैसे अपने आप को इस समय हम लोगों को जब जरूरत है सलाह की, इसको सुनकर समझ के आगे अपना जीवन बिता सके। सभी को प्रणाम 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 प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुक्ता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।